नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ व्यालोक जी हैं। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले कि आगे हम जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, कुल 3 चरणों की। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं, उनमें वरिष्ठ भी शामिल है, हम उम्र भी शामिल हैं, जिनसे मेरी बात हुई। मुझ तक एक बात ये पहुंची कि बहुत सारे लोगों की ये फीलिंग है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों हो रहे हैं। यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी बने रहने दीजिए, चुनाव हो जाएगा, पता नहीं कौन आ जाएगा। लोगों को ये भी लगता है कि भाजपा शायद वहां पर अच्छा ना करे। लेकिन 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई और उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि 370 हटाना गलत है, इसको वापस बहाल करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके उसको सुना और अपने फैसले में उन सारी याचिकाओं में की गई सारी मांगों को गलत ठहराते हुए सरकार के फैसले पर मुहर लगाई कि आपने 370 हटाया, उचित है। लेकिन उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप वहां सितंबर तक चुनाव करा लीजिए। और आप देखेंगे तो 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, उसका अनुपालन हो रहा है, इसलिए कानूनी रूप से चुनाव कराना है। लेकिन इसका एक और भी पक्ष है जिस पे आगे अभी बात होगी, लेकिन शुरुआत कर दूं मैं। ये चिंता आपकी नहीं होनी चाहिए कि वहां कौन सी सरकार आ जाएगी, क्या कर लेगी, क्योंकि साहब जम्मू कश्मीर अब भी जब चुनाव हो रहे हैं, तब भी जब वहां विधानसभा बहाल होगी, तब भी एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है और वहां की भी विधानसभा है। अब आते हैं जरा राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, रामबन में और अनंतनाग में। राहुल गांधी अपने फिर उसी एजेंडे पर चल पड़े हैं। वो पूरे देश को जिस तरीके से जातियों से के अंदर बांटना चाहते हैं, वो भाषा में बांटना चाहते हैं, मजहब पर वो बांट ही चुके हैं, हिंदुओं को लगातार बांटना चाहते हैं, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बांटना चाहते हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से बांटना चाहते हैं। उन्होंने अपने इन 2 चुनावी रैलियों में बहुत कुछ ऐसा जहर उगला जिस पर बात होनी जरूरी है। व्यालोक भाई, राहुल गांधी फिर अपने उसी एजेंडे पर हैं। उन्होंने वहां पर जाके एक बात तो कही कि साहब हम इसको स्टेटहुड बना देंगे, लेकिन इस सबसे जो बड़ी बात है, 370 को वापस बहाल करा देंगे, ये बात राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। बाकी और बातों पर हम आएंगे। 370 फिर से वापस लाएंगे, ये क्यों नहीं कह रही है कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडी ब्लॉक? मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं और मैं लगातार इस बात पर जोर देता रहा हूं कि राहुल विंची को पप्पू समझना बंद किया जाए। वह एक खतरनाक विषधर है, करैत से भी जहरीला सांप है, और इस सांप का फन नहीं कुचला जा रहा है और यह देश के लिए बहुत ही दुखदाई है और आगे और भी होने वाला है। आपने 2-3 घटनाएं बताई, कश्मीर पर मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले इसने क्या क्या किया है इस जहरीले नाग ने, वो सब जरा सुना जाए। इसने ये बयान दिया है कि भारत एक देश नहीं है। भारत ठीक उसी तरह का ये बयान है जैसे हमारे कम्युनिस्ट देते रहे हैं कि भारत दरअसल 25 सभ्यताओं का एक समुच्चय है, 25 देश है और फलाना चिलाना। अब कम्युनिस्ट तो रहे नहीं और कम्युनिस्टों का पूरी तरह से कांग्रेस लीग में, यानी कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जो पार्टी है, उसमें विलय हो गया है। तो अब इसने क्या कहा, पहली बात, पिछले 6 महीने से या फिर आप कहें साल भर से राहुल विंची का जो रूप चल रहा है, जिस तरह का वो नाटक कर रहा है, जिस तरह के घटिया बयान दे रहा है, जिस तरह की जहर भरी बातें उगल रहा है, कम से कम अब इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि जानबूझकर उसकी बहुत चतुराई से एक छवि गढ़ी गई डीप स्टेट के द्वारा कि वो पप्पू है, मूर्ख है, भोला है, लेकिन दरअसल वह आस्तीन का छुपा हुआ वह सांप है जो भारत माता को बर्बाद करने पर, भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने पर तैयार है, आमादा है। कैसे, इसकी जरा विवेचना करनी होगी और करनी चाहिए।
भारत 25 देशों का समुच्चय है, संघ है, फलाना है, इसको उसने एक संवैधानिक लहजे में, ताकि उस पर मुकदमा न हो वगैरह वगैरह, उसने पेश किया। उसके बाद वो क्या करता है, कभी वो कुलियों के पास जाता है, कभी 4 चक्कों वाली जो सूटकेस होती है उसको भी माथे पर उठा के जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर्स के पास, कभी मैकेनिक्स के पास, अभी वो लोको पायलट्स के बीच गया था। और जिस बेशर्मी से उसने लोको पायलट से बातचीत की, उसने कहा कि मान लीजिए ये जाति सिस्टम है, तो आपको महादलित बना रखा है, ही। और इस पर लोग हंस रहे हैं। क्या 60 वर्षों तक इस देश में उसके खानदान ने राज नहीं किया था? तब उसको लोको पायलट समझ में नहीं आए थे? तब उसको ये बात नहीं समझ में आई थी कि लोको पायलट कौन होते हैं, गैंगमैन कौन होते हैं, ट्रैकमैन कौन होते हैं, और वो क्या करते हैं? हर एक व्यक्ति की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार नौकरी का सृजन होता है और वही दिया जाता है। और रेलवे में आप विभिन्न परीक्षाएं देकर अपनी स्थिति बदल भी सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? और आज जो उसने किया है, उसकी पार्टी ने, आईएनसी का ट्वीट है, और ये आईएनसी क्यों कहते हैं अपने आप को, ये तो मुझे और नहीं समझ में आता है भाई। कांग्रेस इंदिरा का नाम क्या आपने संवैधानिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा? और कब रखा? अगर रखा तो इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1969 में टूट गई थी भाई। कांग्रेस इंदिरा बनी, कांग्रेस सिंडिकेट बना, और उसके बाद कांग्रेस इंदिरा के न जाने कितने टुकड़े हुए। तो काहे की 200 साल पुरानी लेगेसी, और काहे की लेगेसी है तुम्हारी बे? एक अंग्रेज ने बनाया, एक इटालियन माफिया चला रही है, और तुम्हारी लेगेसी है? काहे की लेगेसी है? सारे आंदोलनों पर तुमने कब्जा किया, सारे देश पर कब्जा किया। उसके बाद तुम्हारे परनाना ने, एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू ने, इस देश को इतने जख्म दिए कि आप नाम लगाओ, भाषा का विवाद नेहरू का, कश्मीर का विवाद नेहरू का, जातियों का विवाद नेहरू का, आरक्षण का विवाद नेहरू का, हर एक विवाद उसने दिया। और एक अचकन में गुलाब का फूल लगाकर और एडवीना के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, जब ये देश जब निर्माण के दौर से गुजर रहा है। भाई उसी समय बहुत सारे देशों ने स्वतंत्रता पाई ना। और ये जो कहा जाता है बार बार कि एक बाबा थे, कटोरे में लाए कि ये लो आजादी का फल और बेटा खा लो। भाई इटली का बयान पढ़ लो मालिक, ब्रिटिश संसद में दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, कि सरकार अब हमारी स्थिति नहीं है कि हम इन उपनिवेशों को संभाल सकें, इसलिए हम जा रहे हैं छोड़कर। और केवल भारत नहीं गया था, आजाद हुआ था, बहुतेरे उपनिवेश चले गए थे साम्राज्य से। लेकिन ये जो विषधर है, ये सबसे खतरनाक है। आज इसकी पार्टी ने कहा है सिस्टम हमारी, सरकार तुम्हारा। अब ये बताइए, ये एक नेशनल पार्टी का ट्वीट है और उसमें इस सपोले की फोटो है और उस पर लिखा हुआ है कि आज सरकार विपक्ष चला रहा है। क्या देश की सरकार विपक्ष चलाएगा? और क्यों इसकी हिम्मत हो रही है? क्योंकि वक्त पर जेपीसी में चला गया। मतलब अगर आप प्रजातांत्रिक होंगे तो कहा जाएगा कि सरकार विपक्ष चला रही है, अगर आप प्रजातांत्रिक नहीं होंगे, आप वैसे अध्यादेश ला देंगे या उसको ध्वनिमत से पारित करवा देंगे, तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप माइक खत्म कर दे रहे हैं। इस खतरनाक व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या चाह रहा है। और जो आपने 370 वाली बात कही है, सर ऐसा है कि बहुतेरी बातें मुंह से नहीं कही जाती हैं, वो आपके जेस्चर और पोस्चर से तय हो जाती हैं। इसका पार्टनर है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस उसके साथ लड़ेगी और लेस, है ना? बड़ा पार्टनर है। 90 सीटों में 51 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, कांग्रेस केवल वहां पर 32 सीटों पर लड़ रही है। और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र क्या है? पहला पॉइंट ही है कि रिस्टोरेशन ऑफ 370। और कोई पत्रकार, चलो भाई राहुल विंची तुम्हारे जो भी हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या हैं, आका हैं, बाबा हैं, दादा हैं, जो भी हैं, लेकिन किसी सो कॉल्ड पत्रकार को यह हिम्मत तक नहीं हो रही है कि वो पूछे दे कि भाई 370 पर तुम्हारा क्या स्टैंड है।
ये तो भूल ही जाइए कि वो क्या पूछेगा कि तुम्हारे दो जो बेटे बेटियों की बात चल रही है उसका क्या स्टैंड है, तुम्हारी माँ जो एंटीक शॉप चलवाती है उसका क्या रहस्य है। 2004 से 2014 तक एंटोनियो मायनो की विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड इस देश में नहीं। कमाल की बात है सर। साला ये देश है कि भटियार खाना है। ठीक बात। तो क्या बना और के एक चीज रखा है। आपने, हाँ बिल्कुल ठीक बात। और एक बात आपने जो कही ना कि उसने ये कहा कि जब रेलवे के लोगों से वो मिल रहा था कि आपको महादलित बना के रखा है, तो क्या इस राहुल गांधी से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस का जो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता अगर कोई बचा भी है तो वो कौन सा महादलित है? वो क्यों नहीं राहुल गांधी है? वो क्यों नहीं 10 जनपद में रहता है? तो साहब ये बात तो बिल्कुल तय है कि राहुल अपने उस एजेंडे पर थोड़ी सी उसने सफलता पा लिया है। अब ये इस देश के मतदाताओं को सोचना होगा। और एक चीज और उसने कही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो, और ऐसा लग नहीं रहा है साहब, वो नियोजित तरीके से कर रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा है। वो कहता है साहब मोदी जी को हमने कमजोर कर दिया। आपने कांग्रेस के इस ट्वीट की बात की, वो अब कुटनी महिलाओं, मुझे माफ करें मैं कोई भी रेसिस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं, कुटनी महिलाएं जिस तरीके से फलाने का कपड़ा आज सही नहीं था, फलाने की झुमकी आज ठीक नहीं थी, ये उस तरह की बातें को राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में ला रहा है कि पहले मोदी जी तन के चलते थे, हमने मोदी जी को सिकोड़ दिया, झुका दिया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन तमाम कवायद के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वहां एक विधानसभा अस्तित्व में आएगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये था, इसलिए वहां इलेक्शन हो रहे हैं। उसने एक चीज एलजी के बारे में कहा, यहां एक राजा बैठा हुआ है। उसको इस बात का तो एहसास है कि यूनियन टेरिटरी रहते हुए इलेक्शन अगर हो रहा है, विधानसभा अगर यहां बनेगी तो जमीन पर उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, ये साफ तौर पर है। ऐसे में केवल वहां पर चुनाव हो जाए, इसमें पार्टिसिपेट कर ले, 32 सीटों में लड़ रहा है कांग्रेस, वहां पर कितनी सीटें लेके चले आए, आप क्या वाकई में एक विधानसभा वहां आ जाने के बाद दिल्ली जैसा कोई मजाक देखने वाले हैं या देख रहे हैं, या जमीन पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं कश्मीर में, या सकारात्मक देख रहे हैं? मैं चाहूंगा जरा इस पर आ जाए। सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। देखिए 10 वर्षों की जो मेहनत है और 5 वर्षों की खास तौर से जब से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है उसके बाद की जो मेहनत है उसको कोई भी सरकार ऐसे जाया नहीं होने देगी। और अभी जबकि 2029 तक ये सरकार रहेगी, उसके लिए आप कितना भी 3, 5, 4 तिकड़म करते रहें, सरकार है और सरकार रहेगी, सरकार स्थायी है। और इसने ये जो चुगलखोर संपोला है, ये जो कह रहा है कि मोदी जी को हमने सिकोड़ दिया, मोदी जी की भाषा बदल गई है, ये झूठा भी है ना, लबड़ा भी है। मतलब ये इतना झूठ बोलता है कि इसको खुद ही याद नहीं रहता है कि कब झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी तो संसद भवन के सामने साष्टांग किया था। दूसरी बार जब शपथ ली थी तो भी साष्टांग किया था, और तीसरी बार जब शपथ ली तो संविधान लेके गए थे। अब इस लबड़े को, झूठे को कौन बताएगा ये बात? और इसके साथ जो पूरा इकोसिस्टम है वो तो वाह वाह, राहुल जी तो एकदम इन फायरी मूड, इन ही इज गिविंग अ स्पीच लाइक अ ट्रू स्टेट्समैन, फलाना ढिमाका जो भी होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली तो खैर चलिए, चूंकि देश की राजधानी है और एक ग्लोरीफाइड, उसको कह लें क्या, वहां का मुख्यमंत्री जो ग्लोरीफाइड मेयर है, ठीक है। और अभी आप देखिए 3-4 महीने से वहां का मुख्यमंत्री है भी नहीं, फिर भी दिल्ली बहुत मजे में है, चल रही है। बल्कि मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी सुविधा में है। कश्मीर को 70 वर्षों तक इन लोगों ने नासूर बनाए रखा। कश्मीर से किस देश की सीमा लगती है हमें पता है, बल्कि 2 देशों, और दोनों हमारे कितने अच्छे पड़ोसी हैं, कितना भला चाहते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। तो स्टेटहुड भी वापस हो जाएगा, मान लीजिए, मतलब दूर की कौड़ी मैं लगाता हूं, 2-3 साल में स्टेटहुड तो चलिए खैर वापस आ ही जाएगा या नहीं आएगा, जो भी होगा वो तो भविष्य की बात है। तो भी ये 5 साल जो मेहनत हुई है
पर्दे के पीछे, और 5 साल के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, आपको और मुझे क्या ये लगता है कि इस देश में जो सरकार है वो इतनी घामड़ है कि वो ये सारा मामला ऐसे ही जाया हो जाने देगी? नहीं होने देगी ना। ठीक, ठीक। इसलिए जितनी तैयारी 370 को हटाने से पहले की गई, प्रभुओं और मेरे प्यारे दर्शकों, साथियों, उससे कहीं अधिक तैयारी इस चुनाव के लिए की गई हो। और राहुल बिल्कुल। जैसे विषधर कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, लेकिन इस देश में अगर 5% भी राष्ट्रवादी बचे हुए हैं तो उन्हीं लोगों ने इस देश को बचाया हुआ है। इसलिए यह सवाल किसी एक चुनाव का नहीं है। मैं बार बार घूम फिर के वहीं आता हूं। सवाल इस बात का है कि आप समझें कि कितने खतरनाक ये लोग हैं, चाहे वो राहुल विंची हो, चाहे टोटी चोर हो। आप टोटी चोर का आज का बयान देखिए। बस मैं एक थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन वो इससे मिलता जुलता है। सुल्तानपुर में एक डकैती हुई, वहां इनकाउंटर हुआ, और टोटी चोर की भाषा देखिए। मतलब ये लोग किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, 25 करोड़ जिसकी जनसंख्या होने वाली है। इतने लोगों का मुस्तकबिल ये टोटी चोर लिख रहा था। और वो क्या लिखता है? लिख रहा है कि भाई पहले से चूंकि जाति पता हो गई थी, इसलिए सरगना को सरेंडर करवा दिया गया, फिर बाकी लोगों को गोली मार दी गई, और ये नकली एनकाउंटर है, और वगैरह वगैरह। और उसने जाति का और इसका इतना, मतलब मुझे पढ़ते पढ़ते घिन आ गई। और उसी का गुरु है ये राहुल विंची। तो इसमें कितना जहर है वो जानने की जरूरत है। इसलिए चुनाव तो होते रहेंगे, अटल जी बार बार याद आ जाते हैं। चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे बनेंगे मिटेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज आपको बताऊं, आपने अटल जी की जो पंक्तियां याद दिलाई गहलोत जी, तो ये देश और इस देश के मतदाता, मुझे लगता है और मैं तथ्य रखता हूं साहब कि उस दिशा में चल रहा है। 2014 में जो जनमत आया, 2019 में फिर रिपीट किया, 2024 में फिर रिपीट किया, और अंतिम सच यही है कि 2029 तक नरेंद्र मोदी नाम के एक राजनीतिक नेतृत्व दिल्ली में मौजूद है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सच है। इस सच के अलावा बाकी जितने भी जहरीले रायते जहर उगलते रहें, इस सच को कोई नकार नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और एक चीज और बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लोगों को चौंकाएगी। दर्शकों याद रखिएगा, मैं ये कह रहा हूं, उसी जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी इस बार काफी हद तक चौंकाने जा रही है। कैसे, इस पर हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो और डिटेल में बना के आप तक पहुंचाए। राहुल गांधी अपने एजेंडे पे हैं, वो रहेंगे। जंगल में सब रहते हैं, देश में सब रहते हैं, मोहल्ले में भी हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के मोहल्ले होते हैं, बाजार भी हर तरह के होते हैं। वेब सीरीजें बन रही हैं पता नहीं किन किन बाजारों पे। लेकिन बात वही अटल जी वाली, जो व्यालोक जी ने कहा कि देश रहना चाहिए और देश है। हम सारे लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और इस सच को अपनी छाती का मुंह, या जो मैं वो कहता हूं कड़ा वाला नारियल ही समझ के राहुल गांधी और इस देश के तमाम दुश्मन, क्योंकि राहुल गांधी देश का नहीं है, वह एक विदेशी एजेंट है, उसको इसी तरह से ट्रीट करिए। वो जब भी मुंह खोलेगा अपने मालिक की बात करेगा, वो भारत का नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं दर्शकों कि वो भारत का नहीं है, शोएब चौधरी बांग्लादेश वाले आपको याद है, बहुत जल्दी उनके साथ भी वीडियो लेके आऊंगा, कई खुलासे और हैं, अभी बहुत रास्ते तय करने हैं। और यह देश जिस तरीके से इस व्यक्ति इसके खतरनाक एजेंडे को 2014 से नकार रहा है, संभवतः अब ये भारत का राजनीतिक जमीन पर कुछ काम करने वाला तो नहीं है, ये भारत से भी नहीं रहने वाला है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।